गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में मैं आप लोगों को भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को परावर्तन संबंधी किरण आरेख की जानकारी दी थी। अब उसी के आगे मैं आप लोगों को अवतल दर्पण में भिन्न भिन्न स्थितियों में रखे प्रतिबिंब के बनने की स्थिति की जानकारी दूंगा। प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को अच्छे से मन लगा के देखें। यदि किसी प्रकार का डाउट या कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? जब वस्तु अनंत दूरी पर रखी हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये नंबर 1 स्थिति। वस्तु अनंत दूरी पर होगी तो चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती है। इसलिए ये कोई आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, और ये मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। प्यारे बच्चों, यदि मान लिया जाए कि कोई वस्तु अनंत दूरी पर रखी है, अनंत दूरी ऐसी दूरी होती है जिसको हम नाप न सकें, तो अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें परस्पर मुख्य अक्ष के समांतर होती है, मुख्य अक्ष के समांतर होती है। तो चलने वाली किरणों को प्रकाश दर्पण पर जो आपतित हो रही किरण, उसको हम आपतित प्रकाश किरण कहते हैं। तो परावर्तन के नियमानुसार जो किरण आरेख में मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि यदि अवतल दर्पण या किसी भी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आती है तो परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरती है? ये मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। इसी प्रकार यदि कोई प्रकाश किरण हम नीचे से दिखा दें तो ये भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, तो दर्पण से परावर्तित होगी, तो परावर्तन के बाद ये भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, ये प्रकाश किरण। तो हमने आप लोगों को जानकारी दी थी कि परावर्तित किरणों के कटान बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। ये प्रकाश किरण परावर्तित प्रकाश किरण है और ये प्रकाश किरण परावर्तित प्रकाश किरण। यहाँ पर M और M' ये कोई अवतल दर्पण है, और ये A और ये B, और ये C और ये आपका D। इस प्रकार AB आपतित प्रकाश किरण है जो परावर्तित प्रकाश किरण ले लेती है B और D का रूप, या BF कह दें, BF। और ये CD प्रकाश किरण है, परावर्तित होती है तो ये भी फोकस से होकर जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के अनंत दूरी पर रखी है, अवतल दर्पण से अनंत दूरी पर रखी है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा, क्योंकि अनंत दूरी पर रखी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है। दूसरी बात यह कि अगर प्रकाश किरणें समांतर ना हो, तो यदि प्रकाश किरणें समांतर नहीं होगी तो फोकस तल पर बनेगी। इस चित्र के हिसाब से हम लिखेंगे चित्रानुसार अनंत दूरी पर या इस अवस्था पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब, इस अवस्था पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने मुख्य फोकस पर बनेगा, जो वास्तविक होगा और बिंदु के आकार का होगा। रखे वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने मुख्य फोकस पर बनेगा
जो वास्तविक और बिंदु के आकार का होगा, बिंदु के आकार का होगा और सीधा होगा। परंतु बिंदु के आकार में कोई वस्तु यदि बिंदु के आकार की है, गोलाकार की है, तो हम ये कह पाए कि वो वस्तु सीधी है या उल्टी, ये असंभव है। बिंदु के आकार की निर्मित प्रतिबिंब के बारे में ये जानकारी ले पाना कि वस्तु सीधा है या उल्टा है, ये असंभव है। फिर भी इस अवस्था में वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के सामने होगा, फोकस पर बनेगा, मुख्य फोकस पर, जो वास्तविक होगा और बिंदु के आकार का होगा। यह आपका पहला लॉजिक था। जब वस्तु अनंत दूरी पर रखी हो तो प्रतिबिंब इस अवस्था में बनेगा। दूसरा स्थिति है जब वस्तु मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र से सीमित दूरी पर रखी हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र से सीमित दूरी पर रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र कोष्ठक में सी से सीमित दूरी पर रखी हो, तब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये दूसरी स्थिति है कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र से सीमित दूरी पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। ये आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं और ये मुख्य फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया। इस प्रकार से ये मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष वस्तु कहां पर रखी है, वक्रता केंद्र से सीमित दूरी पर। मान लिया कि ये कोई वस्तु है ए बी, ये आपकी वस्तु है ए बी, यहां पर वस्तु रखी है जो वक्रता केंद्र से सीमित दूरी पर रखी है। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। प्यारे बच्चों, एक प्रकाश किरण तो हम मुख्य अक्ष के समांतर दिखा सकते हैं। समांतर प्रकाश किरण दर्पण से टकराएगी, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस होकर गुजरेगी, ये परावर्तित प्रकाश किरण है। दूसरी प्रकाश किरण कहां से निकलेगी, दूसरी प्रकाश किरण कहां से निकलेगी। मैंने आप लोगों को बताया था, एक मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर होगी, मुख्य अक्ष से होकर जाएगी तो मुख्य फोकस होकर गुजरेगी। एक वक्रता केंद्र से जाएगी, एक वक्रता केंद्र से। सपोज दैट मान लीजिए कि ये वक्रता केंद्र है आपका, ये वक्रता केंद्र सी, ये प्रकाश किरण आपतित हो रही है। हम जानते हैं कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो ये प्रकाश किरण जो आई है ये टकराएगी और इसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। तो ये प्रकाश किरण और ये प्रकाश किरण, दोनों प्रकाश किरणें यहां पर कट रही हैं, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में कट रही है। क्योंकि हम जानते हैं कि परावर्तित किरणों के कटार में इनको प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पर एक दूसरे को ये काट रही है और ये इसका प्रतिबिंब बनेगा जो बी डैश ए डैश होगा। ये इसका क्या है, प्रतिबिंब आई। इस अवस्था में वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, इस अवस्था में वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। कैसा बन रहा है, वस्तु की लंबाई से कम लंबाई का और दर्पण के सामने बन रहा है और उल्टा बन रहा है। तो हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे, चित्रानुसार इस अवस्था में वस्तु का प्रतिबिंब आई दर्पण के सामने बनेगा, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बनेगा।
प्रतिबिंब मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C के मध्य बनेगा, जो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होगा, जो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। इस प्रकार ये आपका दूसरा नियम हो जाता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र से सीमित दूरी पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। दर्पण के सामने वास्तविक प्रतिबिंब होता है, जो वास्तव में अपसरित होता है, और इसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। हमने प्रतिबिंब के प्रकार में आप लोगों को सिखाया था। तीसरा लॉजिक क्या है? तीसरा लॉजिक होता है कि वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्यारे बच्चों, इसका भी आप लॉजिक देख लीजिए, ये आपका अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, और ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, और ये आपका वक्रता केंद्र हो गया, और ये आपका मुख्य फोकस हो गया। वस्तु आपकी कहाँ पर रखी है? वक्रता केंद्र पर। ये वस्तु है जिसका नाम हमने एरी रखा है, तो आप देख लीजिए, एक प्रकाश किरण तो हमने मुख्य अक्ष के समांतर ले लिया है। जब हमने मुख्य अक्ष के समांतर ले लिया है तो ये प्रकाश किरण कहाँ से होकर गुजरेगी? मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। और दूसरी प्रकाश किरण हमने ये यहाँ से ले लिया मुख्य फोकस से, तो ये परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरेगी? ये परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब ये दोनों प्रकाश किरणें परावर्तित प्रकाश किरण है। परावर्तित प्रकाश किरण का नाम इनको दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यहाँ पर आपका ये जो यहाँ पर हमारा जो डायग्राम बन रहा है वो बिना नाप का बन रहा है, इसलिए थोड़ा सा मुझे भी प्रॉब्लम जा रही है इसको समझाने में। ये यहाँ पर प्रतिबिंब बना, ये आपका प्रतिबिंब है B डैश A डैश, ये प्रतिबिंब है I। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु की बराबर लंबाई का होगा। चित्रानुसार इस अवस्था में वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, जो वस्तु की बराबर लंबाई का होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। जो वस्तु की समान लंबाई का होगा और वास्तविक और उल्टा होगा। प्यारे बच्चों, जैसे जैसे हम दर्पण के करीब आते हैं ध्रुव की तरफ, वैसे वैसे प्रतिबिंब जब वस्तु की स्थिति दर्पण के करीब आती जाती है, वैसे वैसे प्रतिबिंब दर्पण से दूर प्राप्त होता जाता है और उसकी आकृति बड़ी होती जाती है। इस प्रकार ये आपका तीसरा लॉजिक हो गया है। अगर अवतल दर्पण सामने प्रतिबिंब बन रहा है तो वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और ये उल्टा बन रहा है। यहाँ पर वस्तु AB की लंबाई प्रतिबिंब A डैश B डैश की लंबाई के बराबर है और वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। तीसरा नियम क्या होता है? तीसरा नियम होता है जब वस्तु F तथा फोकस के बीच रखी हो, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? जब वस्तु वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस F के मध्य रखी हो तब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के मध्य रखी हो
तब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब वस्तु की स्थिति दर्पण के और समीप आ गई। पहले अनंत पर थी, फिर वक्रता केंद्र से सीमित दूरी पर थी, फिर वक्रता केंद्र पर थी, अब वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य। ये आपका अवतल दर्पण है और ये आपका ध्रुव हो गया है। ये आपका वक्रता केंद्र है और ये आपका मुख्य फोकस है। इसका नाम मुख्य अक्ष है। वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को या मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब वस्तु आपकी यहाँ पर रखी है। यह आपकी वस्तु है AB। AB एक वस्तु है। अब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा इसकी आपको जानकारी देना है। एक प्रकाश को हमने मुख्य अक्ष के समांतर ले लिया। जब एक प्रकाश को हमने मुख्य अक्ष के समांतर ले लिया तो ये कहाँ से गुजरेगी? ये आपकी गुजरेगी मुख्य फोकस से। ये आपकी गुजरेगी मुख्य फोकस से। ये मुख्य फोकस से होकर के गुजर गई है परावर्तित प्रकाश किरण। अब दूसरी प्रकाश किरण हम कहाँ से ले लें? दूसरी प्रकाश किरण हम कहाँ से ले सकते हैं? अब आप ये हमको देख करके बताइए कि दूसरी प्रकाश किरण हम कहाँ से ले सकते हैं। दूसरी प्रकाश किरण हम मुख्य फोकस से होकर गुजारेंगे ये, और मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण है और ये प्रकाश किरण परावर्तित प्रकाश किरण। और ये आपका प्रतिबिंब हो गया B', इसका नाम है प्रतिबिंब I। इस अवस्था में वस्तु का प्रतिबिंब पहले अनंत पर थी, फिर सीमित दूरी पर थी, फिर वक्रता केंद्र पर थी। अब यहाँ पर वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य, ये मुख्य फोकस है और ये वक्रता केंद्र, इसके बीच में वस्तु रखी है। इस अवस्था में वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से आगे बन रहा है और इसकी लंबाई कम है, इसकी लंबाई ज्यादा है, अर्थात वस्तु से बड़ा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा बन रहा है। तो प्यारे बच्चों आप लोग लिखोगे चित्रानुसार इस अवस्था में वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C से दूर बनेगा, जो वस्तु से बड़ा, उल्टा और वास्तविक होगा। जो वस्तु से बड़ा, वास्तविक और उल्टा होगा। ये आपका चौथा पॉइंट हो गया है। ये आपका चौथा पॉइंट था। आप अच्छे समझ रहे होंगे। अब आपको पांचवा पॉइंट लिखना है कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो तब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। जब वस्तु मुख्य फोकस F पर रखी हो तब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्यारे बच्चों ये कोई अवतल दर्पण है और ये इसका ध्रुव है और यहाँ पर आपका कोई F है वस्तु, इसका नाम AB। ये आपका वस्तु है और ये मुख्य अक्ष है। एक प्रकाश किरण तो हमने मुख्य अक्ष के समांतर ले लिया है, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी, और एक प्रकाश किरण हमने यहाँ से ले लिया है तो ये प्रकाश किरण भी सीधे जाएगी। इसको हमने पीछे बढ़ा दिया तो ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को कहीं पर काट नहीं है, और यदि काटेंगे नहीं, परावर्तित किरणें यदि काटेंगे नहीं तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो हम कह सकते हैं चित्रानुसार इस अवस्था में वस्तु का प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बनेगा, क्योंकि प्रतिबिंब परावर्तित किरणों के कटान बिंदु से प्राप्त होता है। प्रतिबिंब परावर्तित किरणों के कटान बिंदु को कहते हैं। यहाँ पर परावर्तित किरणें एक दूसरे को कहीं पर नहीं काटती। क्यों? क्योंकि समांतर किरणें कभी एक दूसरे को काटती नहीं। इसके बाद एक स्थिति और है, छठवीं स्थिति क्या है?
जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के मध्य रखी हो, जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के मध्य रखी हो तब क्या होगा? जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव P के मध्य रखी हो तब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये आपका ध्रुव है और ये मुख्य अक्ष है और ये आपका मुख्य फोकस है। यहाँ पर वस्तु रखी है मुख्य फोकस और दर्पण के मध्य में। तो ये प्रकाश किरण समांतर है, यहाँ से होकर गुजरेगी, यहाँ से होकर गुजर गई, इसको हमने मुख्य फोकस कर दिया और ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण। फिर इसके बाद एक प्रकाश किरण हमने ऐसे ले लिया, ये जब हमने इसको ऐसे ले लिया तो इस प्रकाश किरण को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे डैश डैश करके, और इस प्रकाश किरण को भी हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। बढ़ाने पर ये एक दूसरे को यहाँ पर काट देते हैं, एक दूसरे को यहाँ पर ये काट देते हैं, जिसका प्रतिबिंब ये बनता है। अगर ये वस्तु आपका ए बी है तो ये वस्तु आपका ए डैश बी डैश बनेगा, जो प्रतिबिंब का काम करेगा। आप लोग देख रहे हैं इस अवस्था में वस्तु यहाँ पर रखा है, ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब। इस अवस्था में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है और सीधा बन रहा है, और सीधा प्रतिबिंब आभासी होता है, इसलिए हम इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। इसका हम फोटो लिख सकते हैं, खींच सकते हैं, ले सकते हैं। चित्रानुसार इस अवस्था में वस्तु का प्रतिबिंब आई कम दर्पण के पीछे प्राप्त होता है कामा जो वस्तु से बड़ा आभासी और सीधा होता है, जो वस्तु से बड़ा आभासी और सीधा होता है। इस प्रकार प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंतर्गत भिन्न भिन्न स्थितियों में रखे वस्तु के प्रतिबिंब कहाँ पर बनते हैं इसकी जानकारी दी है। इससे पहले मैंने आप लोगों को किरण आरेख परिवर्तन संबंधी नियम सिखाए थे। प्यारे बच्चों, 6 स्थितियों में 5 स्थितियों में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, जिसका चिन्ह ऋणात्मक होता है, और दूसरी बात यह है कि आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है और दर्पण के पीछे बनता है। इस प्रकार मैं दर्पण संबंधी चिन्ह की परिपाटी आपको समझाऊंगा, उसको भी समझने का प्रयास करें। दर्पण में चिन्ह परिपाटी का क्या नियम है? दर्पण में चिन्ह परिपाटी का क्या नियम है? दर्पण में चिन्ह परिपाटी का नियम। प्यारे बच्चों, दर्पण के अंतर्गत चिन्ह परिपाटी में बहुत सारे नियम अपनाए जाते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो नियम है वो निर्देशांक ज्यामिति का नियम है। निर्देशांक ज्यामिति के नियम के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि ये कोई निर्देशांक है जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर यदि मैं कोई दर्पण बना दूं और ये अवतल दर्पण है, इस प्रकार ये धन चिन्ह की दिशा है और ये ऋण चिन्ह की दिशा है और ये धन चिन्ह की दिशा है। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो यहाँ पर मूल बिंदु को दर्पण का ध्रुव माना गया है और एक्स अक्ष को दर्पण का मुख्य अक्ष माना गया है। तो हम लिख सकते हैं निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत
निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत यदि दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु, यदि निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत मूल बिंदु को दर्पण का ध्रुव तथा भुज या एक्स अक्ष या भुज को मुख्य अक्ष मानते हैं, जिसके अंतर्गत समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं, जिसके अंतर्गत समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव P से नापी जाती है। अर्थात दर्पण के दाहिनी तरफ नापी गई दूरी धनात्मक, और बाएं तरफ नापी गई दूरी ऋणात्मक ली जाती है। अर्थात ध्रुव के दाहिनी ओर नापी गई समस्त दूरी धनात्मक, और बाईं ओर नापी गई समस्त दूरी ऋणात्मक ली जाती है। अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी यहाँ पर वस्तु रखी जाएगी जो ऋण दिशा में होगी, बाएं तरफ होगी, इसलिए वस्तु की दूरी ऋणात्मक रहेगी। यहाँ पर आपका फोकस होता है, ये भी ऋण दिशा में रहेगी। यहाँ पर आपका वक्ता केंद्र होगा, ये भी ऋण दिशा में होगी। अब प्रतिबिंब वास्तविक के लिए इधर तरफ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है जो ऋणात्मक होगा, आभासी प्रतिबिंब आपका पीछे बनता है जो धनात्मक होगी। तो ऊपर तरफ लंबवत नापी गई दूरी धनात्मक होगी और नीचे की तरफ लंबवत नापी गई दूरी ऋणात्मक होगी। अब अवतल दर्पण अगर देख लें, ये आपका अवतल दर्पण है, तो इसमें आपका फोकस ये होता है, वक्रता केंद्र आपका ये होता है, तो फोकस और उत्तल दर्पण में फोकस ऋणात्मक हो गया, उत्तल दर्पण में फोकस धनात्मक हो गया और वक्रता केंद्र धनात्मक हो गई, लेकिन वस्तु की दूरी ऋणात्मक ही रहेगी। आप नोट रूप में लिख सकते हैं कि किसी भी दर्पण में वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक ली जाती है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, किंतु उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होती है। इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बच्चों यहीं तक पढ़ाया है। आपको मैं अगली वीडियो में दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v के सूत्र की स्थापना करूंगा। आपसे आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी किसी प्रकार का डाउट या कंफ्यूजन क्रिएट हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद बच्चों, आप अपना ख्याल रखें।